चलो बेटा, कल हम लोग है ना लास्ट में NaOH है ना कॉस्टिक सोडा के बारे में, कौशिकता के बारे में बात कर रहे थे। उसमें दो रिएक्शंस हो गई थी, ठीक है। देखो, दो अभी तक आपको जो कंडीशन इसमें समझा दी थी, पहला कंडीशन क्या था, करने आए थे तो उनको मार रहे थे, डुशुम डुशुम को लेके मिल रहा था पॉप साउंड, और मार मार के उनकी शक्ल जानवरों जैसी कर दी थी, जू में पहुंचा दिया था। कौन से जू में पहुंचा दिया था? दूसरे सीन में क्या हुआ कि कौन अटैक करने आया, नॉन मेटल या नॉन मेटल के ऑक्साइड या मेटलॉइड अटैक करने आए। तो वो धोबी घाट वाला सीन था, उठा के पहले पानी पिलाया, पानी पिला पिला के मारा उनको, है ना। तो पानी पिलाने से पहले क्या बनेगा, एसिड, और एसिड का NaOH से रिएक्शन करेंगे तो एसिड बेस रिएक्शन से आपको क्या मिल जाएगा, सॉल्ट। अब उसके आगे की कहानी समझते। तीसरा जो इसमें एक्शन सीक्वेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, रिएक्शन विथ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स, रिएक्शन विथ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स। ध्यान सुनेगा, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड्स में कौन आ रहे हैं? कल हमने जो जनाबे अली गैंग की बात करी थी, है ना, वही आ रहे हैं, बस उनके हाइड्रोक्साइड आ रहे हैं। तो जो जनाबे अली के हाइड्रोक्साइड आ रहे हैं, हो क्या रहा है, जो पहले जनाबे अली लड़ने आए है ना, उनको तो कौशिकदा ने मार मार के कहां पहुंचा दिया, जू तक पहुंचा दिया। अब जू तक पहुंचा दिया तो वो जो जनाबे अली थे वो एक्चुअल में उसी के खानदान वाले यहाँ पर आ रहे हैं, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड, है ना। तो वो जो आए थे वो बच्चे कच्चे आए थे लड़ने के लिए, है ना, तूफानी रफ्तार से आए थे बोले लड़ने की, हम ऐसा करते हैं वैसा कर देंगे। अब उनको मार मूर के भगा दिया तो ये गए, ये उनके बाप दादा परदादा है, ठीक है। अभी हाइड्रोक्साइड पढ़ रहे, ऑक्साइड या सॉल्ट आ जाए तो भी यही हो, तो हम उसके बाप दादा परदादाओं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये आए, ये गए मिनिस्टर के पास, बोले हमरे बिटवा को मारा है कौशिकदा, मार के जू पहुंचा दिया है, हमको बहुत बुरा लगा, हमको प्रतिशोध लेना है। क्या लेना है? प्रतिशोध, बदला लेना है। अब हम बदला लेना है तो हमको भेजिए, कौशिकदा को मारूंगा। हम क्या बोला? मारूंगा। अब ये कौशिकदा को मारने के लिए जा रहे हैं। अब कौशिकदा को मारने के लिए आ रहे तो ये गए, बोले, उसने बोला सीके के पास जाओ, बबलगम बबलगम बताओ, निकल जाओ अंदर तक, कोई दिक्कत। गए सीके के पास, सीके को बोला नमक का बबलगम खाओ, पानी पिलाओ। सीके ने बोला वो, अरे कौशिकदा जाओ, वहां चले जाओ। तो ये जो थे, ये बाप दादा परदादा, इनके अंदर बहुत ज्यादा, मतलब इनको ऐसा बोले कि इनको अपने ऊपर बहुत गुरूर था, घमंड था। इनके दिमाग में बहुत जाले भरे थे। क्या जाले भरे थे? कि हम जाएंगे, हम कौशिकदा को निपटा के आ जाएंगे। हल्का फुल्का आदमी समझे थे उसको, अंबानी की टक्कर का आदमी उसको हल्का फुल्का समझे थे ना। तो ये गए, दिमाग में जाले भर के बोले आप आए कौशिकदा, इसको लपेट लपेट के उसने जू पहुंचाया, हम इसको 2 बार जू पहुंचाऊंगा, है ना, ऐसा सोच के गए। फिर ये गए कौशिकदा पे अटैक कर। अभी देखो इधर ध्यान से क्या होता है। ये जो जिंक का हाइड्रोक्साइड आया, मतलब एम्फोटेरिक का जो हाइड्रोक्साइड आया, या एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड आया, या बाकी और किसी का भी हाइड्रोक्साइड है, सारी रिएक्शन नहीं लिखेंगे, 2 रिएक्शन से आपको समझा दे रहे, हो रहा वही है। आगे उसको नोट में लिखवा देंगे बाकी बातें। और इन्होंने अटैक करा किसके ऊपर? कौशिकदा। इन्होंने भी अटैक करा कौशिकदा के ऊपर। तो कौशिकदा ने क्या करा, इससे पहले जो इसके बेटे बेटे आए थे, है ना, जिनको मार मार के जू बना दिया था, पहुंचा दिया था, उनको जब कौशिकदा ने पीटा तो कौन सा साउंड आ रहा था? पॉप साउंड। इनको कौशिकदा ने बिल्कुल साइलेंटली मारा, कोई साउंड होने वाला, यहाँ पॉप साउंड नहीं आएगा। ये डिफरेंस है मेन दोनों में। वहां पर हाइड्रोजन रिलीज होता है, यहाँ हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता। यहाँ पॉप साउंड ऑफ साउंड नहीं आएगा, साइलेंटली, है ना, ऐसे कंबल डाल के फिर दिया फटाफट फटाफट फटाफट, है ना, ऐसे। तो हाँ, तो कौशिकदा ने इनको पीटा, लेकिन इसमें प्रोडक्ट वही बनेंगे जो वहां बने थे, जिंकेट, प्लम्बेट, मम्बेट, वही बनेंगे, बस यहाँ पॉप साउंड नहीं निकलेगा। अब कैसे वो प्रोडक्ट बनेगा वो समझिए, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। याद करिए, कल मैंने आपको बोला था कि जैसे जिंक पे NaOH का अटैक कराया था, तो हमने बोला था हाइड्रोजन तो रिलीज हो गया था पॉप साउंड से, ये ऑक्सीजन ने इस पे अटैक करके ऐसा कुछ एनायनिक कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बनाया था, और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ सोडियम वोडियम आया था। वही काम यहाँ करता है। देखो, ये जो जिंक हाइड्रोक्साइड बना है, इसका एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाना है। जिंक के हाइड्रो, वहां पर तो जिंक था, यहाँ पर जिंक का हाइड्रोक्साइड है। तो वहां पर क्योंकि अकेला जिंक था तो केवल ऑक्सीजन ने अटैक किया था। यहाँ पर इसके पास खुद ही OH है, तो पूरा OH अटैक करता है। और जब पूरा OH अटैक करेगा तो करना क्या है, आपको एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाना है। अगर मैं एक OH लाया तो बताइए क्या ये ऐसा बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। क्या कॉम्प्लेक्स एनायनिक बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। लेकिन आप ऐसा नहीं बना सकते, आपको हाइड्रोजन की क्वांटिटी यहां पर इवन रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी? तो अगर मुझे हाइड्रोजन को इवन रखना है तो मुझे एक और OH ले जाना, और एक और OH ले जाना पड़ा, तो ये ऐसा बन जाएगा ZnOH4-2 का। क्यों बनाया ऐसा, उसके ऊपर बात करते हो, क्योंकि यहां से हम डिहाइड्रेशन कराएंगे, वाटर निकालेंगे। तो अगर हाइड्रोजन 3 होते तो डिहाइड्रेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, और इसलिए आपको 4 वाटर रखने पड़ेंगे, 4 हाइड्रोजन रखने पड़ेंगे, चाहे ताकि आप 2 वाटर मॉलिक्यूल निकाल सकें। और इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कितने सोडियम जाएंगे बेटा? 2। तो आपके पास जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा Na2ZnOH4। और इस कंपाउंड को भी
जो कल हमने बोला था वही बोला जाएगा, सोडियम जिंकेट। अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि सर कल जो हमने बनाया था सोडियम जिंकेट वो तो ये था Na2ZnO2 और ये तो Na2ZnOH4 है, ये तो ऑक्साइड था, ये तो हाइड्रोक्साइड है। तो दोनों कैसे सेम हुए? दोनों इसलिए सेम है क्योंकि ये डिहाइड्रेटेड फॉर्म है और ये हाइड्रेटेड फॉर्म है। आप इसमें से मैक्सिमम कितने वाटर निकाल सकते हो? 2 निकाल दीजिए उसे, ये बन के आ जाएगा। तो कल जो आपने पढ़ा था वो भी सोडियम जिंकेट है, आज जो आपने पढ़ा है वो भी सोडियम जिंकेट है। वो एनहाइड्रस फॉर्म था, ये हाइड्रेटेड फॉर्म है वही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड लिया, इसका भी एनायनिक कॉम्प्लेक्स बनाना है तो OH ले जाएंगे। कितना OH ले गए? पहले एक, तो एक OH अगर मैं ले गया तो ये ऐसा बन जाएगा AlOH4-1। क्या कॉम्प्लेक्स एनायनिक बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। और हाइड्रोजन का क्वांटिटी भी कैसा है? E1। चल जाएगा बिल्कुल। अब इसमें और OH लाने की जरूरत नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए कितना सोडियम आएगा? एक ही सोडियम आएगा। और एक सोडियम आएगा तो ये जो कंपाउंड है ये भी कल का ही नाम दिया जाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं या सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बोलते हैं, बात एक ही है, लिख दिया मैंने सोडियम एल्यूमिनेट। अब एक बात समझिएगा, इसको भी अगर आप एनहाइड्रस करते हो तो आप बना के देख लो कितने वाटर निकलेंगे? 2 वाटर निकालने के बाद बचेगा NaAlO2। कल हमने यही बनाया था जिसको हमने क्या बोलता, सोडियम एल्यूमिनेट। नोट करें इन 2 रिएक्शंस को, आगे बात करते हैं। तो इसमें खास बात क्या थी वो भी बताता हूं, पहले सुन लीजिएगा। मैंने क्या बोला था, ये जब लड़ने आए थे तो इनके दिमाग में बहुत सारे जाले भरे हुए थे ना, ऐसा कि हम ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये जो है जाला कहने का मतलब ये प्रेसिपिटेट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेसिपिटेट। जितने हाइड्रोक्साइड होंगे वो सारे पीपीटी के फॉर्म में मिलते हैं। और जब ये कौशिक दा पे अटैक करने का दिमाग में जाला भर के गए, प्रेसिपिटेट भर के गए कि हम कौशिक दा को ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, कौशिक दा ने मार मार के इनके जाले साफ कर दिए। क्या कर दिए? जाले साफ। जाले साफ कहने का मतलब है इनका जो प्रेसिपिटेट था उस प्रेसिपिटेट को इसने क्या कर दिया बेटा? डिसॉल्व करा दिया, क्लियर करा दिया। इसके बारे में बोलते हैं कि ये जो सॉल्यूशन मिलते हैं ना आपको, ये क्लियर सॉल्यूशन होते हैं। कैसे सॉल्यूशन होते हैं बेटा? क्लियर सॉल्यूशन। तो जितने भी एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड है ये NaOH में जाके इनका जो प्रेसिपिटेट होगा वो क्या हो जाएगा बेटा? डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि NaOH पे वो सॉल्यूबल हो जाते हैं। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं कि इनके दिमाग का जो जाला था वो कौशिक दा ने मार मार के जाला साफ कर दिया, मतलब क्लियर कर दिया, क्लियर सॉल्यूशन बना। दोनों रिएक्शन लिखे फटाफट, नोट बताता हूं उसके बाद। और ये ध्यान रखना है ना, एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, इसमें रिएक्शन मैंने जिंक और एल्यूमिनियम की लिखाई केवल। जिंक और एल्यूमिनियम के अलावा दूसरे भी मेटल के एम्फोटेरिक वाले हाइड्रोक्साइड बने हैं, तो ऐसा ही होगा जो कल हमने प्रोडक्ट्स बनाए थे, एल्यूमिनेट, बेरिलेट वगैरह वगैरह, उसी टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये मैं सोचना कि केवल 2 ही रिएक्शन है, बाकियों के साथ भी यही होगा। और अब हर रिएक्शन बार बार नहीं लिख सकते है ना, तो नोट में स्टेटमेंट बोल देना, लिखिएगा हाइड्रोक्साइड्स ऑफ ZnAlSnPb, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन और लेड, जिंक, एल्यूमिनियम, टिन एंड लेड, डॉट 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 आगे कर लीजिएगा, है ना, बाकी सब भी आ जाएंगे इसमें। आर प्रेसिपिटेट and on reaction with NaOH, are precipitate and on reaction with NaOH they get dissolved. Hydroxides of zinc, aluminum, tin and lead are precipitate and on reaction with NaOH they get dissolved and form clear solution. They get dissolved and form clear solution. तो NaOH पे जाके ये क्या हो जाएंगे बेटा? डिसॉल्व हो जाएंगे। कभी पूछा जाए कि किसी मेटल हाइड्रोक्साइड को, जो कि एम्फोटेरिक मेटल हाइड्रोक्साइड है, इसको NaOH से रिएक्शन कराने पर क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि वो क्लियर सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। और एक पॉइंट और लिख लेना, ये जो अभी एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के साथ लिखाया है यही कारनामा इनके ऑक्साइड भी करेंगे। याद करिए, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का नेचर सेम होता है, ये आपको पहले ही बताया। तो आप स्टेटमेंट लिख लेना, एम्फोटेरिक मेटल ऑक्साइड्स and salts show same reaction. Amphoteric metal oxides and salts show same reaction. Amphoteric metal oxides and salts show same reaction. ठीक है। कौशिक दा के बारे में जो थर्ड हमें सीक्वेंस समझना था वो बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं फोर्थ सीक्वेंस पे, लास्ट सीक्वेंस पे। कौशिक दा ने मार मार के इनके भी जाले साफ कर दिए, ये भी चले आए अपनी तरफ से ना।
अब ये जब सब चले आए तो ये खबर किसके पास, सीके ने पहुंचा दी खबर किसके पास, मंत्री के पास। बोले सब पिट गए तुम्हारे, जितना गैंग वैंग था सबको निपटा दिया, कौशिक दाना भाई आप ही कुछ करिए। तो आए वो मंत्री आया। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। कल हमने कुछ नॉन मेटल लिखे थे, बोरॉन सिलिकॉन, वो भी नॉन मेटल थे, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन उनमें तो आप सिंपल सी रिएक्शन देख रहे थे। यहां पर कुछ अलग केस होने वाला है, उसको हम लोग समझ रहे हैं। तो ये नॉन मेटल कौन कौन होंगे पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सीके ने खबर पहुंचा दी मंत्री के पास, मंत्री बाहर निकल के, मतलब आज तो खबर पहुंचे, कल आएगा मंत्री। कब आएगा? कल। तो कल मंत्री ऐसे निकल के, अब एकदम से सस्पेंस खुलेगा कौन था मंत्री, है ना ऐसे। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखो आयो बाहर कल। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, आयो बाहर कल संबित पात्रा। तो मंत्री कौन था? संबित पात्रा था। ठीक है, वो निकल के आ गया। ठीक, अब हाँ, अब आगे सुने। ये जो मंत्री है ये बाहर निकल के आया, अब क्या हुआ, कौशिक दास ने देखा कि ये संबित पात्रा, इसको तो मालूम था कौशिक दास कौन करा रहा है, क्योंकि पेपर बाजी कौशिक दास नहीं करी, तुमको मालूम है कौन है सब पीछे। ये आया, कौशिक दास इंतजार कर रहे थे, इसको आने दो, बस आने दो एक बार, है ना। तो ये आया निकल के, तो ये लड़ने आया, तो कौशिक दास ने क्या करा, ये आयो बाहर कल संबित पात्रा के दो टुकड़े कर दिए। ठीक है, क्या करे, दो टुकड़े, दो टुकड़े करे, सुनना मेरी बात ध्यान से, दो टुकड़े, हाँ जैसा समझना वैसे समझना, दो टुकड़े किए, दो टुकड़े करके एक टुकड़ा जमीन में अंदर तक गाड़ दिया, जमीन में अंदर तक गाड़े, और दूसरा टुकड़ा सिर्फ हवा में उछाला। मैंने ये नहीं बोला कि सातवें आसमान तक उछाला, मैंने क्या बोला, सिर्फ हवा में उछाला। एक टुकड़ा जमीन तक गाड़ दिया और अंदर तक गाड़ा, और एक हवा में उछाला। इसका मतलब क्या है कि एक नीचे जा रहा है एक ऊपर जा रहा है, मतलब रेडॉक्स की बात है, डिस्प्रपोर्शनेशन की बात कर रहे हैं। इनका होगा डिस्प्रपोर्शनेशन, ये रिड्यूस भी होंगे और ये ऑक्सीडाइज। रिड्यूस वाला जो प्रोडक्ट होगा वो पक्का है कि वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मिलेगा, अंदर तक गाड़ दिया मतलब मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, और दूसरा जो ऑक्सीडाइज वाला प्रोडक्ट होगा वो मैक्सिमम का नहीं मिलेगा। वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनता है, तो उसको ऊपर कैसे समझना आपको, उस पर बात करते हैं। आइए सुनेगा ध्यान से। जब ये आयो बाहर कल संबित पात्रा कौशिक दास से रिएक्ट करने आए, तो देखिए क्या रिएक्शन बन रही है। सबसे पहले जब ये रिएक्ट करने आ रहे हैं तो बेटा ये वो नॉन मेटल्स हैं जो NaOH के साथ या बेसिक मीडियम में क्या दिखाते बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन। कल जो हमने बोरोन या सिलिकॉन लिया था वो डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं दिखाते, इसलिए उसको अलग रखा और इन नॉन मेटल्स को अलग रखा। ये क्या दिखाएंगे, डिस्प्रपोर्शनेशन। कौन कौन डिस्प्रपोर्शनेशन दिखाएंगे, आयो बाहर कल संबित पात्रा। और जब NaOH के साथ लाए आप इसको, तो NaOH के साथ ये क्या दिखाने वाले बेटा, डिस्प्रपोर्शनेशन। एक बात सुन लीजिएगा, सिलेबस में जिस भी रिएक्शन के ऊपर ये नाम लिख दिया जाए डिस्प्रपोर्शनेशन, वो रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, ये पहले से बता दे रहा हूं। कहीं पे भी डिस्प्रपोर्शनेशन लिख दे, इंपॉर्टेंट मान लेना आपको। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे, मैंने क्या बोला, दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक तो जमीन में अंदर तक गाड़ देगा और एक ऑक्सीडाइज कर देगा, मतलब ऊपर उछाल देगा। वो प्रोडक्ट क्या बनता है वो देखिए। प्रोडक्ट बन रहा है CO2, साथ में मिल रहा है PH3। आपको प्रोडक्ट ऐसे रखने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में लिखे हुए आएंगे प्रोडक्ट, आपको सिर्फ स्टेट्स पहचाननी होती है। ये बनाया, अगला प्रोडक्ट देखेंगे, यहां पर बनेगा NaOCl, यहां पर बनेगा NaCl, यहां पर बनेगा NaOBr, यहां पर बनेगा NaBr, यहां पर बनेगा NaOI और यहां पर बनेगा Na। देखिए ये प्रोडक्ट बनाए मैंने आपको। अब इन प्रोडक्ट्स पे जरा ध्यान दें तो क्या, ये सब जीरो स्टेट में थे। कौशिक दास जब इन्होंने रिएक्ट करा है बार संबित पात्रा ने, कौशिक दास ने दो टुकड़े करे, एक टुकड़ा जमीन में अंदर तक काट दिया। जमीन में अंदर तक काट दिया मतलब आप देखो, फास्फोरस का मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -3, सल्फर का -2 और हेलोजन का -1। तो आपको वो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का मिलेगा, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में प्रोडक्ट लिखा हुआ आएगा, आपको सिर्फ चेक करके टिक करना आना चाहिए। तो एक प्रोडक्ट कौन सा मिला बेटा, मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का, ये सारे। और दूसरा हवा में उछाला, ये जो हवा में उछाला वाला प्रोडक्ट है ये हाइपोअस एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट कौन मिलता है, हाइपोअस एसिड की ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रोडक्ट। और क्योंकि अभी हमने ऑक्सी एसिड नहीं पढ़े, तो आपको अगर पहले से पता है कि क्या स्टेट होती तो ठीक है, तो नहीं पता है तो अभी सिर्फ बताया जा रहा है। ऑक्सी एसिड जब हम P ब्लॉक में पढ़ेंगे उसके बाद आपको ये रिएक्शन P ब्लॉक में और आएंगी फिर से एक बार, तब और ज्यादा बेटर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये वाले प्रोडक्ट समझने के लिए आपको ऑक्सी एसिड की जानकारी होनी चाहिए। जैसे फास्फोरस,
का हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 होता है, और H3PO2 में उसकी स्टेट कितनी होती है? प्लस। मैं आप सीधी बात बताता हूं, देखिए आज हेलोजन है, इनका मैक्सिमम स्टेट क्या होता है? +5, +6, +7। +5 में ये बनाता है इक एसिड, क्या बनाता है? उससे 2 स्टेट कम कर दो तो क्या बनाता है? अस एसिड। और अस से भी 2 स्टेट कम कर दो तो हाइपोअस। इक अस हाइपोअस, इक अस हाइपोअस। तो मतलब फास्फोरस का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो +1 वाला मिलेगा, सल्फर का जो प्रोडक्ट मिलेगा वो +2 वाला मिलेगा। ये इक नहीं है, ये पर इक है, हेलिक होता है ये, है ना? तो इसका इक होता है +5, इसके तरह होता है। ये इक है, ये अस है, और ये हाइपोअस है। तो यहां पर जो +1 मिल रहा है, ये हाइपोअस का प्रोडक्ट है, ये +2 इसके हाइपोअस की स्टेट होती है, और ये +1 और +1 हेलोजन के हाइपोअस एसिड की स्टेट होती है। तो ये आपको बाद में जब हम ऑक्सी एसिड्स पढ़ेंगे तब और क्लियर हो जाएगा कि कौन सी क्या स्टेट होती है। तो आपको अभी फिलहाल के लिए ये ध्यान रखना है कि आयोबार्गल संबित पात्रों ने जब कौशिकदा पर अटैक करा, कौशिकदा ने इसके 2 टुकड़े करे, एक टुकड़ा तो जमीन में गाड़ दिया और दूसरा टुकड़ा हवा में उछाला, और जो हवा में उछाला वाला प्रोडक्ट है वो हाइपोअस एसिड की स्टेट वाला प्रोडक्ट मिलेगा। और दूसरी बात सीधी सीधी समझ लीजिए, ये रिएक्शन है, ये आपने कई बार पढ़ी होगी, फॉस्फीन का प्रिपरेशन है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट एंड फॉस्फीन। तो ये तो आपको आगे भी काम आने वाली। बाकी सब बता रहा हूं, ये इसमें वैलिड नहीं होगा, कॉन्सेप्ट तो मैंने बता दिया, अब जुगाड़ बता रहा हूं, इसमें वैलिड नहीं होगा। बाकी सब में देखो, जितना रिड्यूस उतना ऑक्सीडाइज, जितना रिड्यूस उतना ऑक्सीडाइज, जितना रिड्यूस उतना ऑक्सीडाइज। तो ये आपको 4 रिएक्शन जो नीचे की, वो तो रिड्यूस ऑक्सीडाइज से पता चल जाएगा। इसमें कहानी अलग है, इसमें कहानी अलग है, ये उससे नहीं चल रहा है क्योंकि सारे के सारे हाइपोस से चल रहे हैं। बट बाकी तो फिलहाल में आपको अगर याद रखना है तो जितना रिड्यूस हुआ उतना ऑक्सीडाइज हुआ वाले प्रोडक्ट्स आप फिलहाल के लिए याद कर सकते हैं। फिर जब ऑक्सी एसिड पढ़ लेंगे तब हाइपोस एसिड आपको समझ में आ जाएंगे कि क्या होता है, तब ये प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बनाने समझ में आ जाएंगे।
चलिए बेटा, है ना। अब ये कौशिकदा की पूरी, है ना, पिक्चर समाप्त हुई यहाँ पर। जैसे उसने वो हवा में उछाला, लिखा हुआ आ गया दाएं एंड, खत्म, है ना। तो मंत्री को निपटा दिया उसने। हाल अब कहानी खत्म हुई। आगे बढ़ते हैं अगले कंपाउंड्स की तरफ। देखिए, अभी हम लोगों ने दो कंपाउंड्स के ऊपर डिस्कशन किया। दो कंपाउंड कौन से डिस्कस किया हमने? एक तो पढ़ा हमने NaCl और दूसरा पढ़ा हमने कौशिकदा। अब आते हैं दो और प्रोडक्ट जो सोडियम में चार कंपाउंड हमें पढ़ने थे। पहला था रॉक्सा, दूसरा था कौशिकदा, और अब हमें खाने का सोडा और धोने का सोडा बनाना है। एक बार बताओ, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की बात करें, पहले क्या बनेगा? खाना, फिर बनेगा धोना। पहले खाएंगे फिर धोएंगे, ठीक है। तो बर्तन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले खाना है फिर धोना है। अब पहले प्रिपरेशन किसका होगा? बेकिंग सोडा का। उसके बाद किसका प्रिपरेशन होगा? वॉशिंग सोडा। इस तरह से बात याद रहेगी आपको। अब आगे बढ़ जाए, इसका प्रिपरेशन कैसे? ध्यान सुनो। मैंने जब आपको ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर के बारे में कहानी समझाई थी, उस टाइम पर मैंने आपको बोला था कि कोई भी एलिमेंट हो, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो अपना क्या बनाएगा बेटा? ऑक्साइड। और जब इस ऑक्साइड का वाटर से रिएक्शन कर दो, या फिर उस एलिमेंट का डायरेक्टली वाटर से रिएक्शन कर दो, करस्पॉन्डिंग हाइड्रो ऑक्साइड बन जाएगा। और इस हाइड्रो ऑक्साइड में जब आप CO2 पास करोगे तो कार्बोनेट बन जाएगा। और कार्बोनेट में और CO2 पास करते तो बाई कार्बोनेट बनता है। ये जो है, ये काम में आने वाला है। इधर देखें, आज की रिएक्शन, आज के पूरे चैप्टर में, पूरे लेक्चर में दो बार काम में। अब देखिए, कर रहे हैं अमोनिया के साथ। NaCl भी लाएंगे बाद में, मैंने बोला था रॉक्सा सब में प्रिपरेशन में काम आएगा, उसके ऊपर बात करेंगे। पहले NH3 शुरू कर रहे हैं हम लोग। बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो क्या बोला जाता है बेटा? सॉल्वे प्रोसेस। इसका एक और नाम है सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस भी बोलते हैं, या सोडा अमोनिया प्रोसेस भी बोलते हैं। इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें अमोनिया वापस से रिसाइकल होता है, इसीलिए यहां पर अमोनिया लिखा जाता है। तो स्टार्ट होगा अमोनिया से। अमोनिया एक बार मिलाना है, बार बार अमोनिया क्या हो जाएगा बेटा? रीजनरेट हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। इस अमोनिया को जब आपने वाटर से रिएक्शन करवाया, तो अमोनिया का वाटर से रिएक्शन होने पे क्या बनेगा? अमोनिया का हाइड्रोक्साइड। और किसी हाइड्रोक्साइड में जब आप CO2 पास करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बोनेट। तो पहले तो आपको क्या मिल गया बेटा? अमोनियम का कार्बोनेट। कार्बोनेट बना, इसमें आपने एक्सेस CO2 पास कर दिया। ये वाटर लिखा जाए चाहे ना लिखा जाए, आपको वाटर हमेशा मान के चलना है, क्योंकि सारी रिएक्शन एक्वस मीडियम में ही होती है, ठीक है। तो आपने जो कार्बोनेट बना, उस कार्बोनेट में और CO2 पास कर दिया तो क्या बन जाएगा? बाय कार्बोनेट। तो अमोनियम कार्बोनेट ऑन पासिंग CO2 गेट्स कन्वर्टेड इनटू अमोनियम बाइकार्बोनेट। और ये जो अमोनियम का बाइकार्बोनेट बना, इसमें आप रॉक्सा पास कर देंगे, NaCl पास कर देंगे। और जैसे ही NaCl पास करो तो आप देखो, ये भी केटायन एनायन है, ये, और अगर दो सॉल्ट आमने सामने आए तो डबल डिस्प्लेसमेंट। और डबल डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ तो एक का केटायन दूसरे के एनायन पे, और दूसरे का केटायन पहले के, ये रिएक्शन बन के आ जाती है। और ये जो रिएक्शन है 10th क्लास में, ये रिएक्शन आपको ऐसी दिखाई जाती है, एक स्टेप में। ये रिएक्शन 10th क्लास में से जो अभी अपन ने 3 स्टेप पढ़ी ना, वो 3 स्टेप का कॉम्बिनेशन है। तो वो 3 स्टेप को एक स्टेप में अगर लिखा जाए तो ये बनता है, मतलब फाइनल प्रोडक्ट विल बी NaSCO3 NH4Cl। और आप देखो ये NH4 twice CO3 NH4 twice CO3 से कट जाएगा, NH4 HCO3 NH4 HCO3 से कट जाएगा, बचेगा अमोनिया, बचेगा वाटर, बचेगा NaCl। तो अमोनिया और CO2 मिलके क्या बना देंगे बेटा? NaSCO3 और NH4Cl। ये 10th में आपको एक स्टेप में लिखाया जाता था। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं इसमें, ये फॉर्मेशन हुआ इसका। अब इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि आपने बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन तो देख लिया। ये जो प्रेसिपिटेट बना है, जान सको, ये जो प्रेसिपिटेट बना है, ये होता है सॉल्युबल और ये होता है प्रेसिपिटेट। और क्योंकि ये सॉल्युबल है, ये प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट को छान लेंगे, और प्रेसिपिटेट को छान कर अलग कर लेंगे। तो ये जो प्रेसिपिटेट छान के अलग किया, इसमें हम लोग क्या लगा रहे हैं? हीटिंग इफेक्ट। और याद करिए, मेटल के बाइकार्बोनेट का हीटिंग इफेक्ट पड़ चुका है। बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े भाई को हीट करेंगे, छोटा भाई प्लस CO2 प्लस वाटर आपको मिल जाएगा। तो आपने बेकिंग सोडा को किसमें कन्वर्ट कर दिया? Na2CO3, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? सोडा ऐश। और ये जो सोडा ऐश है, इसमें आप वाटर मॉलिक्यूल पास कर देंगे तो फॉर्मेशन हो जाएगा Na2CO3.10H2 का, जिसको क्या बोला जाता है बेटा? वॉशिंग सोडा बोला जाता है। तो इस तरह से बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशन हो जाएगा। Na2CO3.10H2 को सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट भी नाम दिया जाता है। कभी आ जाए तो सुना हुआ रहना चाहिए, नोट करिए। पहले इसको आगे बात करते हैं।
चलो बेटा, है ना। अब ये जो लिखी हुई है इसमें आगे बात करते हैं। देखो इसमें दो नाम मैंने बताया कि इस प्रोसेस को सोडा अमोनिया या सॉल्वे अमोनिया प्रोसेस। अमोनिया क्यों बोला? क्योंकि मैंने बोला था अमोनिया इसमें क्या हो जाएगा बेटा, रीजनरेट हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। तो कैसे रिसाइकल होता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। NH4 ट्वाइस CO3 है, ये मैंने बोला इससे कैंसिल हो जाएगा। ये जो NH4 HCO3 है इससे कैंसिल हो जाएगा। और ये जो NaCO3 बना इसको तो आपने यूज ही कर लिया। यहां पर ये जो NH4Cl है ये अभी तक रिएक्शन में और कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये जो NH4Cl है ये अभी आपके लिए वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम कर रहा है। ये सारी जो प्रोसेस अपन पढ़ रहे हैं ना, ये प्रोसेस इंडस्ट्री की प्रोसेस बेटा। और इंडस्ट्री में जब कोई भी प्रोसेस होती है तो प्रोसेस को कराने के पीछे एक ही कारण होता है, प्रॉफिट। ठीक है, तो ये जो ये NaCO3 इसको तो इन्होंने यूज कर लिया, लेकिन ये NH4Cl को ऐसा वेस्ट नहीं जाने देंगे, उसको भी इस्तेमाल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये जो NH4Cl मिला ना, इसका रिएक्शन पहले से अवेलेबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दिया जाता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोले या कैल्शियम ऑक्साइड बोले, बात एक ही है, क्योंकि रिएक्शन कौन से मीडियम में होती है, एक्वस मीडियम में होती है ना। पर एनसीईआरटी ये लिखता है इसलिए मैं लिखवा देता हूं। NH4Cl का रिएक्शन किससे करा दिया, पहले से अवेलेबल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराया तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता हुआ दिखेगा आपको, क्योंकि दोनों कैटायन एनएन है। जो डबल डिस्प्लेसमेंट कराया तो CaCl2 बनेगा, मिलेगा NH4OH। ध्यान सुनना, ये जो NH4OH बना, इस NH4OH को इक्विलिब्रियम कंडीशन पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, NH3 + H2O। NH4OH ये होता है। और ये जो NH3 + H2O मैंने लिखा, अब देखो इन दोनों को इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग वापस एज अ रिएक्टेंट। और जब इसको आपने रिएक्टेंट के फॉर्म में यूज कर लिया तो ये तो वापस से रिसाइकल होकर यहां यूज हो गया। अब आप देखो एक ही चीज पूरी रिएक्शन में बची जो इस्तेमाल नहीं हुई है, तो इसको बोलते हैं बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो कभी आपसे पूछे कि सॉल्वे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट क्या होता है, तो सॉल्वे प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट है CaCl2। नोट करिए इसे, रीजनरेशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अब इस रिएक्शन में जो ये बाय प्रोडक्ट हमने पढ़ा उसके बाद कुछ पॉइंट डिस्कस करो। एनसीईआरटी में एक और बात लिखी होती है, सॉल्वे प्रोसेस बेटे, इसके प्रिपरेशन, इसके थ्रू आपने Na2CO3 का प्रिपरेशन तो किया, लेकिन इससे K2CO3 का प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। वो नोट लिखा रहा हूं, स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा जरा उससे, K2CO3 के बारे में लिखिएगा, नोट बना के, इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क भी कर लीजिए। सॉल्वे प्रोसेस कैनॉट बी यूज्ड, solve process cannot be used to prepare, solve process cannot be used to prepare, solve process to prepare K2CO3 because solubility of KHCO, because solubility of KHCO3 is more, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा। अब इसका मतलब क्या हुआ वो समझिए, याद करिए, हमने सॉल्युबिलिटी जब पढ़ा था तो उसमें 5 एक्सेप्शन मैंने आपको लिखाए थे, जिनमें 4 एक्सेप्शन ग्रुप 1 के साथ थे, और उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटेशियम बाइकार्बोनेट की सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये था, इससे ज्यादा सॉल्युबल ही होता है। तो ध्यान सुनना, ये कम सॉल्युबल था, तो ये किस फॉर्म में मिला, PPT के फॉर्म में। अगर आपको K2CO3 का प्रिपरेशन करना है तो यहां पर क्या लाना पड़ेगा, KHCO3, तो KHCO3 यहां बनाना पड़ेगा, और यहां KHCO पड़ेगा KCl। आपने यहाँ KCl लिया तो यहां बनेगा KHCO। ये मैंने बोला सॉल्यूबल है, और ये प्रेसिपिटेट था तो आपने अलग कर लिया। लेकिन यहां अगर KHCO3 बना तो वो भी सॉल्यूबल, ये भी सॉल्यूबल, और दोनों सॉल्यूबल तो मिक्स हो जाएंगे, और मिक्स हो जाएंगे तो आप KHCO3 को अलग नहीं कर पाओगे, और जब आप KHCO3 को अलग नहीं कर पाओगे तो हीट नहीं कर पाओगे, हीट नहीं कर पाओगे तो K2CO3 नहीं बनेगा। तो K2CO3 फॉर्मेशन इस मेथड से नहीं कर सकते, क्योंकि KHCO3 जो है वो सॉल्यूबल होता है NH4Cl के अंदर, और इसीलिए हम इस प्रोसेस का यूज नहीं कर पाएंगे KHCO3 के लिए या K2CO3 के लिए। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं। ये जो अभी हम लोगों ने रिएक्शंस पढ़ी बेटा, ये तो बात हो गई किसके बारे में, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा का प्रिपरेशन। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बात करेंगे। क्या है प्रॉपर्टीज, पहले मैं आपको ये बता दूं, इसकी नेट रिएक्शन मैंने क्या बताई थी, इन तीनों की नेट रिएक्शन जो आपने 10th में पढ़ी थी, NaCl, NH3, CO2 और H2O। और यहां से आप कहां पहुंचे थे, NaCO3 + NH4Cl, और इसके आगे की प्रोसेस फिर ये दोनों है। अब ये इसकी नेट रिएक्शन थी, आपको 3 स्टेप है, सिंगल स्टेप में आपको याद करना हो तो आप कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज में सबसे पहले जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे वो हम किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ध्यान सुनना। पहले हम लोग पढ़ेंगे खाने की, है ना, मतलब बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टी पढ़ रहे, NaHCO3, सुनेगा NaHCO3। अब NaHCO3 की अगर मैं बात करूं तो क्या पॉइंट आता है NaHCO3 में, उसको डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा बेटा। NaHCO3 जो है इसके बारे में फर्स्ट प्रॉपर्टी बोल रहा हूं, लिखिएगा, लिखना स्टार्ट करें। प्रॉपर्टी नंबर 1, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। It is amphoteric in nature. It is amphoteric in nature. अब मेरी बात ध्यान सुनेगा, ये जो NaCl, NH3, CO2 और H2 आपको दिए हुए हैं, ये वाली जो रिएक्शन सिंगल स्टेप है, इसके बारे में बता रहा हूं आपको। अब आप ये कैसे कैसे क्या हुआ था, तो ध्यान सुना। NH3 जो है इसको हम लोग बोल रहे हैं अम्मा, क्या बोल रहे हैं, अम्मा। और NaCl बेकिंग सोडा। तो अम्मा को क्या बनाना है, खाना। तो खाना बनाने के लिए अम्मा को क्या चाहिए, पानी और नमक। क्या क्या चाहिए, गैस कौन है, CO2, पानी हो गया H2O, नमक हो गया NaCl। तो अगर अम्मा को गैस, पानी और नमक मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, खाना। तो खाने तक पहुंच गए, खाने के बाद आगे वो गरम गरम करके वॉशिंग सोडा तक आपको पहुंच जाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट काम में आने वाले हैं। तो अम्मा को अगर खाना बनाना है तो अम्मा को क्या चाहिए, गैस, नमक चाहिए, तो अम्मा कहां तक पहुंच जाएगी, खाने तक पहुंच जाएगी। मतलब ये पूरी रिएक्शन आप यहां तक पहुंच जाएगी, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा इस तरह से। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज पे। प्रॉपर्टीज ऑफ NaSCO3 की बात कर रहे हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, ध्यान से। प्रॉपर्टीज ऑफ NaSCO3 में पहली प्रॉपर्टी आपको लिखा ही, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर। बेटा अगर एम्फोटेरिक इन नेचर, इसका मतलब ये एसिड से भी रिएक्ट करेगा और ये बेस से भी रिएक्ट करेगा। तो पहले हम लोग देख रहे हैं इसकी रिएक्शन विद एसिड, और एक हम लोग पढ़ेंगे इसकी रिएक्शन विद बेस। अभी आप देखिए, मैंने लिया NaSCO3 और NaSCO3 की रिएक्शन मैंने करा दी एसिड के साथ, और फिर हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन विद बेस, रिएक्शन विद बेस। और रिएक्शन विद बेस में हम NaHCO3 की रिएक्शन करा देंगे NaOH के साथ, ठीक है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान समझिएगा। इन रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन के आते हैं वो प्रोडक्ट क्या क्या बन के आते हैं। सबसे पहले यहां पर आपको जो प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, चलो समझा देता हूं कम से। ये रिएक्शन जो एम्फोटेरिक बोला, ये एम्फोटेरिक क्यों बोला गया, उसके कारणों को समझते हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या आ रहा है बेटा, सोडियम। अब देखो इसमें कैटायन और एनायन है। ये जो कैटायन है, ये जो मेटल वाला पार्ट है, ये मेटल जो है ये एम्फोटेरिक है या नहीं, बताओ। मेटल एम्फोटेरिक है नहीं है, जनाबे अली में से नहीं आ रहा, तो ये एम्फोटेरिक नहीं है। इसमें एम्फोटेरिक पार्ट ये वाला है। तो NaSCO3 एम्फोटेरिक बोलने का मतलब ये है कि HCO3 माइनस एम्फोटेरिक। यहाँ चाहे KH आ जाए, चाहे कोई सा भी मेटल आ जाए, अगर उसका बाइकार्बोनेट है तो बाइकार्बोनेट एम्फोटेरिक इन नेचर, मेटल का कोई रोल नहीं है। बट अपन NaSCO3 की बात कर रहे हैं, इसलिए अपन पूरे NaSCO3 को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक। इसको एम्फोटेरिक क्यों बोला गया, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से ये H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है। तो आप बताइए, H+ देगा तो क्या कहलाएगा, एसिड, और ये H+ लेगा तो क्या कहलाएगा, बेस। मैंने बहुत बार देखा बच्चे रिएक्शन रटते रहते हैं, तो रटने की कोई जरूरत नहीं, समझने की रिएक्शन छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आपको समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो रटते रहिए, कुछ भी नहीं हो सकता। फिर कोटा फैक्ट्री देखो और सोचते रहो कि रटना है, ठीक है। आगे देखिए, पहली बात, यहां पर NaSCO3 की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, HCl से करा रहे हो। HCl है एसिड और NaOH है बेस। तो जब आप NaSCO3 की रिएक्शन एसिड से करा रहे हो, तो ये एसिड है, तो इसको किसकी तरह काम करना पड़ेगा, बेस की तरह। तो जो एसिड है वो H+ देगा और बेस H+ लेगा। बेटा जब ये H+ देगा तो बताइए H+ यहां जाके किसको हटाएगा, Na को। कैटायन को तो हटाएगा। इसका H+ जाके, दो कैटायन है, एक Na+ एक H+ को हटाएगा तो वापस ये बन जाएगा, इसको तो हटाएगा नहीं। H+ किसको हटाएगा, कैटायन को। Na को हटा दिया तो वो जो Na यहां से निकला इधर Cl पे अटैक करेगा, और वो H+ वहां गया तो क्या बनाएगा, H2CO3। और H2CO3 को इक्विलिब्रियम पे ये लिखते हैं। H2CO3 वीक एसिड होता है बहुत, और ये अनस्टेबल होता है, टूट जाता है, टूट कर इस तरह से लिखा जाता है। आपको H2CO3 लिखना है, H2CO3 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे भी लिखते हैं। अब इस पे आइए, ये है बेस, और इसको किसकी तरह काम करना है, एसिड। जिसको एसिड की तरह काम करना है वो H+ देगा। जब ये H+ देगा तो सोचिए इसका H+ निकला,
वो H प्लस यहाँ किस पे अटैक करेगा, Na पे करेगा कि OH पे करेगा, OH पे नेगेटिव है ना भाई, उसी पे तो अटैक करेगा। तो क्या बनाएगा, वाटर। H प्लस OH माइनस पे अटैक करके क्या बनाएगा, वाटर। और ये H निकल के OH पे चला गया तो इसका Na और Na यहां जाएगा तो क्या बनेगा। तो ये रिएक्शन है इसकी, नोट करिए इसको। और ये जो रॉक्सा, अम्मा, कौशिकदा है ना, ये सब एक्सक्लूसिव मैटर है ना, ये ऐसे ऑनलाइन ऑनलाइन के चक्कर में बाहर है। तो अगर आज के 1 आध साल पहले आपने ये कहीं सुना है, या आज के 2 4 साल बाद आप कहीं सुनो, या कोई आपको सुना है कि हमने वहां सुना है, तो समझ जाइएगा जिस जो तुमको सुना रहा है उसने कहा सुना है ना। तो ये इसी बैच में बैठो आगे भविष्य, ठीक है। और अरे मैं तो बता रहा हूँ, छोटे भाई बहन कोई आए बताए, हमने हमको सर ने ऐसा बताया, समझ ऐसे बैठे सामने और कोई पढ़ा रहा हो ऐसे, तो देख के हंसना है तुमको, कोई रिस्पॉन्स नहीं, जो सामने पढ़ा रहा हो उसको देख के हंसोगे, ठीक है ना, चीटर। चलिए अब आगे बात करते हैं, ये 2 रिएक्शन अभी आपको बता दी गई। इसके बाद इसमें एक और प्रॉपर्टी आती है, वो आता है हीटिंग इफेक्ट, लेकिन वो हीटिंग इफेक्ट अलग से नहीं लिखा जा रहा आपको। क्यों नहीं लिखाया जा रहा हीटिंग इफेक्ट, क्योंकि वो हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं। NaHCO3 का हीटिंग इफेक्ट यहाँ भी पढ़ चुके हैं, और हम लोग ऑलरेडी जब थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा था उस टाइम पे पढ़ चुका। इसके यूजेस के ऊपर बात कर रहा हूँ, यूजेस लिखिएगा, पहला यूज लिखिएगा। इट इज यूज्ड इन cakes and pastries to make them fluffy. It is used in cakes and pastries to make them fluffy. It is used in cakes and pastries to make them fluffy. केक्स और पेस्ट्रीज को, है ना। और दूसरा पॉइंट लिखिएगा, इट इज यूज्ड एज एंटासिड। इट इज यूज्ड एज एंटासिड। इट इज यूज्ड एज एंटासिड, है ना। एसिडिटी रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। NaSCO3 तो इस्तेमाल होता ही होता है, साथ में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसका सस्पेंशन, उसका भी इस्तेमाल होता है, तो वो भी यहीं पे लिख लेंगे। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ब्रैकेट में MgOH ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस is also used as antacid, is also used as antacid। चलिए ये यूजेस हो जाने के बाद अगले पॉइंट पे चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा, दैट इज Na2CO3.10H2। इसकी प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। Na2CO3.10H2O में जो वॉशिंग सोडा, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी आपको पढ़नी वो है एफ्लोरोसेंस प्रॉपर्टी। क्या है, ध्यान सुनेगा। कल हमने 2 प्रॉपर्टी मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बारे में पढ़ी थी, एक की हाइग्रोस्कोपिक और एक था डेलिकोसेंट। वहां पर अगर आप कंपाउंड को खुला रख दें तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या उल्टा होगा, अगर आपने कंपाउंड को खुला छोड़ा मॉइस्चर रिलीज कर देगा। और ये कारनामा कौन करता है बेटा, वॉशिंग सोडा करता है। Na2CO3.10H2O को अगर आपने खुला छोड़ दिया, या आपने 73 केल्विन मतलब 100 डिग्री के आसपास हीट कर दिया इस टाइप टेम्परेचर तक, तो जितने वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन है उनमें से केवल एक वाटर मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइजेशन बचेगा और बाकी सारे उड़ जाएंगे। ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, याद करिए, जब हीटिंग इफेक्ट ऑफ मेटल सल्फेट पढ़ा था। ये है तो कार्बोनेट, लेकिन काम वही कर रहा है कि जब आप 100 डिग्री अप टू 100 या उसके आसपास हीट करते हैं तो सारे वाटर उड़ जाते हैं, एक एनायनिक वाटर जो आपको बताया था वो बच जाता है। तो ये वो रिएक्शन है। स्टेटमेंट में इसमें होने क्या वाला है, ध्यान सुनेगा। ये जो वॉशिंग पाउडर है, ये वॉशिंग सोडा है, इसको अगर आपने ओपन रख दिया तो ये मॉइस्चर लूज करने की वजह से अपना वेट या मॉलिक्यूलर वेट या मास कम कर देता है, लॉस ऑफ मास होता है, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है बेटा, एफ्लोरोसेंस। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, फिर ये रिएक्शन भी लिख लेंगे। देखिएगा, व्हेन washing soda is kept open, when washing soda is kept open, then due to loss of moisture, when washing soda is kept open, then due to loss of moisture,
its weight decreases, its weight decreases। ठीक है, बाकी रिएक्शन लिख लें, आपके सामने लिखी हुई। अच्छा, ये तो 373 केल्विन तक की बात हुई। अब अगर मैं टेम्परेचर को अबव 373 कर दूंगा तो जो एक वाटर है वो भी उड़ जाएगा। तो आपको तो बस अभी यहां तक लिखना है, बाकी वो आ जाए तो उड़ जाएगा वाटर। चलिए, यूज की बात करें तो एक यूज आपके सामने लिख दिया मैंने, है ना। ये जो Na2CO3 और K2CO3, इसके कॉम्बिनेशन को क्या बोला जाता है बेटा? फ्यूजन मिक्सचर। फ्यूजन का मतलब मेल्ट होना, ये मॉल्टन मिक्सचर कहा जाता है इसको। याद करिए, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम हीटिंग इफेक्ट, ये लो फाई वाले होते थे, और लो फाई के कार्बोनेट, सल्फेट और हाइड्रोक्साइड डीकंपोज नहीं होते थे, मेल्ट होते थे, मॉल्टन मिक्सचर के नाम में आता। तो ये लिख लेना यूज में, Na2CO3 K2CO3 जो कॉम्बिनेशन है इसको बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर, इसको बोलते हैं फ्यूजन मिक्सचर। चलिए, अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहां से हमने बात करी बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा के बारे में जो भी पढ़ना। तो यहाँ पर आके सोडियम के जो कंपाउंड से चारों ये कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। रॉक्सा, कौशिकदा, खाने का सोडा और धोने का सोडा, ये सब कंप्लीट हो गया। अब आते हैं कैल्शियम के कंपाउंड्स में। कैल्शियम के जो कंपाउंड्स है उनमें 5 कंपाउंड्स आपको पढ़ने। तो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये 5 पढ़ने। बट ये कंपेरेटिवली बहुत छोटा पार्ट है। तो देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा कैल्शियम ऑक्साइड, फिर चलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी मैं यहां पर रिएक्शन लिख रहा हूं, आप इसको छापते जाइए फटाफट, फिर एक साथ डिस्कस करते हैं। अब संभाल ले।
चलिए बेटा, ना अब इसके प्रिपरेशंस को देखिएगा, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम के बारे में बात करें। कैल्शियम ऑक्साइड या क्विकलाइम का प्रिपरेशन कैसे हो रहा है आप देखिए। कैल्शियम कार्बोनेट, याद करिए किसी भी मेटल कार्बोनेट को जब हम हीट करते थे तो उसका करस्पॉन्डिंग ऑक्साइड मिलता था और साथ में क्या मिलता था, CO2। तो CaCO3 को हीट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। दूसरी बात, प्रॉपर्टी पे अगर आप जाएं तो कैल्शियम का ऑक्साइड, बेटा ऑक्साइड जब भी आता है तो ऑक्साइड या तो एसिडिक, बेसिक, एम्फोटेरिक या न्यूट्रल इस टाइप का होगा चाहिए। CaO जो है वो बेसिक है। आगे जाके मेटलर्जी चैप्टर में आपको फ्लक्स और स्लैग दो के बारे में पढ़ना होता है। तो अगर CaO को हम लोग मान रहे हैं, CaO का नेचर कैसा है बेटा, बेसिक, तो क्या रिएक्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, कर सकता है। तो SiO2 जो है नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये कैसा होगा बेटा, एसिडिक होगा। तो बेस के साथ जब एसिड का रिएक्शन कराओगे तो एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट, और वो सॉल्ट का बनेगा CaSiO3, क्योंकि आगे मेटलर्जी में ये रिएक्शन आएगी आपके सामने, जिसमें हम अगर CaO को इंप्योरिटी मानेंगे तो SiO2 फ्लक्स होगा, और अगर हम SiO2 को इंप्योरिटी मानेंगे तो CO फ्लक्स होगा, और फ्लक्स और इंप्योरिटी मिलकर क्या बनाएंगे बेटा, स्लैग का फॉर्मेशन कर रहे होंगे। तो यही रिएक्शन मेटलर्जी में आएगी आपके सामने, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं सिक्स्थ वाले पॉइंट पे। अगला जो कंपाउंड हमें पढ़ना है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेग लाइम भी कहा जा रहा है। इसका प्रिपरेशन कैसे हो रहा है याद करिए। ये हाइड्रोक्साइड है, तो कल भी बोला आज भी बोला, किसी भी एलिमेंट को पानी में मिला दो या किसी एलिमेंट के ऑक्साइड को पानी में मिला दो तो आपको करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। तो CaO को पानी में मिलाए तो आपको क्या मिल गया बेटा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने की प्रोसेस है ये एक्सोथर्मिक होती है। कैसी होती है? CaO जो ऊपर लिखा है ना क्विकलाइम, वो चूना है बेसिकली, और चूना जो है कभी है ना ऐसा क्या, इवन खेलते हुए चूने से, तो लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर हाथ धोते हैं तो गर्म लगता है थोड़ा सा, है ना। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि ये प्रोसेस कैसी हो रही होती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रही होती है। गली मोहल्ले में से दादाओं को देखा होगा चूना उना रगड़ते हुए, तो कभी उनके देख लेना, उनसे चूना लेके से रगड़ के देख लेना, तो पता चल जाएगा कि गर्मी आ जाती है हाथ में ना वहां पर। तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ठीक है। हाँ, तो अब आगे बात करें, वो जो प्रोसेस है वो एक्सोथर्मिक है। और दूसरी बात है, जो CaOH ट्वाइस बना, जिसको हम स्लेक्ड लाइम बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोल रहे हैं, इसके दो कंडीशन लिखी आपके साथ, एक तो एक्वस सॉल्यूशन और एक सस्पेंशन। आप सरफेस केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं या इवन 9th क्लास में भी आपने पढ़ा होता है, वहां पर सॉल्यूशन की तीन कैटेगरी होती है, ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो जब आप CaOH ट्वाइस का एक्वस सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसको आप बोल रहे हैं, तो उसको बोला जाता है लाइम वाटर। और आप CaOH ट्वाइस का जब सस्पेंशन बनाते हैं उसको क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ लाइम। अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। प्रॉपर्टीज वाली रिएक्शन आई होप लिख ली होगी। आप ध्यान से देखिए, आज हमने वो जो बात करी थी कि किसी भी ऑक्साइड या एलिमेंट को पानी से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। तो किसी ऑक्साइड को पानी से रिएक्शन कराए तो क्या बनेगा, हाइड्रोक्साइड। और हाइड्रोक्साइड में आप CO2 पास करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोनेट। और कार्बोनेट में जब आप एक्सेस CO2 पास कर देंगे तो बन जाएगा बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट में चाहे एक्सेस CO2 पास कर दो या फिर हाइड्रोक्साइड में भी एक्सेस CO2 पास कर दो, बात एक ही है। क्या हो रहा है देखो, हाइड्रोक्साइड में CO2 पास करो तो कार्बोनेट बना, तो या तो कार्बोनेट को आप CO2 से रिएक्ट करा दो तो भी यही बनेगा, या फिर ऐसा मान लो कि हाइड्रोक्साइड में पहले थोड़ा सा कार्बोनेट पास किया, कार्बन डाइऑक्साइड पास किया, तो क्या बना होगा, कार्बोनेट। फिर उस कार्बोनेट से और बचा हुआ CO2 रिएक्ट करके क्या बना लेगा, बाइकार्बोनेट। तो दोनों बातें लिखी जा सकती है। ऐसे भी आप CO2 पास करोगे तो भी ये मिलेगा, और ऐसे में एक्सेस CO2 पास कर दो तो भी क्या मिलेगा, आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा। स्टेटमेंट लिखवा देना उसके बारे में लिखेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार पूछा जा चुका है। और ध्यान सुनना, ये जो काम CO2 यहां कर रहा है यही काम ग्रुप 16 में SO2 भी करेगा। कौन करेगा, SO2। जब SO2 को लाइम वाटर से पास करोगे तो भी मिल्की होगा, और SO2 एक्सेस को लाइम वाटर से पास करोगे तब भी मिल्कीनेस डिसअपियर होगी। बस वहां पर CaSO3 बनेगा और CaHSO3 बनेगा, और फिर SO2 और CO2 को MnO4 का इस्तेमाल किया जाता है। वो इस तरह की बात आएगी ग्रुप 16 में, ठीक है। तो यही बात होगी वहां पर। स्टेटमेंट बोल दे रहा हूं, इन रिएक्शन के बारे में लिखिएगा। When CO2 is passed through lime water, when CO2 is passed through lime water, then it turns milky. When CO2 is passed through lime water, then it turns milky. Then it turns milky. And if excess CO2 is passed through it, and if excess CO2 is passed through it, then milky appears. And if excess CO2 is passed through it, then milkiness disappears. If excess CO2 is passed through it, then milkiness disappears. ठीक है, तो ये इसके बारे में बात हो गई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में।
अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बाद अगला जो कंपाउंड हमें पढ़ना है बेटा, वो कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, आइए ब्लीचिंग पाउडर के बारे में बात करते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, मैं उसके ऊपर बात करता हूं। तो जब आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लेक्ड लाइम में क्या पास कर देते बेटा, क्लोरीन गैस। सर क्लोरीन गैस पास करा आपने, तब जाके बेटा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा। कैसे फॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर बात करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर के एक पूरा लेंथी फॉर्मूला है, पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला बनता है .CaOCl का होल ट्वाइस, इस तरह से .CaOH ट्वाइस .2H2। ये ब्लीचिंग पाउडर, ये पूरा फॉर्मूला किसका बेटा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है। अभी जो एक्चुअल फॉर्मूला है, इसमें ये जो CaOCl2 वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं मेन कंस्टिट्यूएंट या फिर बोलते हैं एक्टिव इंग्रेडिएंट। जो इस ब्लीचिंग पाउडर का मेन कंस्टिट्यूएंट है वो कौन है बेटा, COCl2, जिसको बोला जाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। क्या बोला जाता है, हाइपोक्लोराइड, है ना। ये हाइपोक्लोराइड जो है, ये हाइपोक्लोरस एसिड से बनेगा, हाइपोहेलस एसिड से बनेगा। तो ऑक्सी एसिड को पढ़ लेंगे तो आपको नाम समझ में आ जाएगा। ये एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर में एक चीज मैंने नोटिस करी है कि लास्ट तक बच्चे कंफ्यूज है दो फॉर्मूलों के बीच में, है ना। ये समझ ही नहीं आता है क्या माजरा क्या है। ध्यान सुनेगा, ध्यान सुनिएगा। ऊपर वाली रिएक्शन देखिए सबसे पहले, CaOH ट्वाइस और Cl2 वाली जो रिएक्शन है उसको देखिए जरा ध्यान से। आज हमने कौशिकदा वाली रिएक्शन बनी, संबित पात्रा आयो, उसमें क्लोरीन वाली रिएक्शन निकाली आप। आयो बारकल संबित पात्रा विद NaOH। Cl2 की देखिए, Cl2 की जब NaOH के साथ रिएक्शन करा तो आपको मिला NaCl और NaOCl, दिख रहा है आपको। अब आप उधर Na के बदले Ca रखिए, Ca, अब चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा तो CaCl नहीं बनेगा, CaCl2 बनेगा। वो देखो पहला वाला जो लिखा CaCl2 प्रोडक्ट में, और दूसरा बनेगा Ca, जैसे वहां NaOCl है वहां CaOCl होल ट्वाइस बनेगा, वो दूसरा लिखा हुआ Ca, ये वहां से बनेगा। NaOH के बदले आप COH रख दें। NaOH भी बेसिक मीडियम है, बेसिक मीडियम में भी Cl2 डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, चाहे NaOH ले लो चाहे COH ट्वाइस ले लो, वही रिएक्शन हो रही है, डिस्प्रोपोर्शनेशन की रिएक्शन है। तो रटने की जरूरत नहीं है, आप वहां से समझ सकते हैं, बाकी फिर कोटा फैक्ट्री देखते रहो। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट क्या है वो समझिए। ये जो दो प्रोडक्ट आए ये कहां से आए, मैंने आपको समझा दिया, वो डिस्प्रोपोर्शनेशन वाली रिएक्शन का काम है। और ये रिएक्शन हुई कैसे, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये एक्सेस में लिया गया है और इसमें आपने थोड़ी सी क्लोरीन पास कर दी, जितनी क्लोरीन पास करी उतना डिस्प्रोपोर्शनेटेड प्रोडक्ट आपको मिल गया। वो जो बचा हुआ COH ट्वाइस है वो यहां लिखा गया है, और ये सब एक्वस फॉर्म में चल रहा होता है, तो हाइड्रेटेड फॉर्म में आपको क्या मिल जाता है, .2H2। ये फॉर्मूला इस तरह से बना। अब इस फॉर्मूले में से ये जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये मेन ब्लीचिंग पाउडर की तरह काम करेगा, मतलब ये ब्लीचिंग एक्शन दिखाएगा। पी ब्लॉक में हम लोग ब्लीचिंग एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, वहां पर टेम्पररी ब्लीचिंग और परमानेंट ब्लीचिंग पढ़ते हैं, और परमानेंट ब्लीचिंग जो होती है वो ऑक्सीजन के थ्रू होती है। तो ये अपना ऑक्सीजन देगा ब्लीचिंग करवाने के लिए, और इसीलिए इसका ब्लीचिंग इफेक्ट कैसा आएगा, परमानेंट आएगा, और इसीलिए इसको एक्टिव इंग्रेडिएंट बोल रहे हैं कि इस पूरे फॉर्मूले में से जो ऑक्सीजन प्रोवाइड वो ये प्रोवाइड करता है। अब दूसरी बात क्या आती है, एक तो ये फॉर्मूला हो गया हाइपोक्लोराइड वाला। अब दूसरी बात क्या आती है कि वो जो एक ऑक्सीजन वाला और दो क्लोरीन, क्लोरीन वाला फॉर्मूला, और जो एक ऑक्सीजन दो क्लोरीन वाला फॉर्मूला था वो कहां से आता, वो भी यही है, वो भी यही है, दोनों सेम है। फर्क इतना है कि इसको भूल जाइए, इसको देखिए इस फॉर्मूले, इसमें से ये वाला, भाई ये तो आपका रिएक्टेंट है और ये तो वाटर क्रिस्टलाइजेशन है, ये मेन प्रोडक्ट बने आपके, इन दोनों को आप ऐड करके लिख दीजिए। देख लो इत्मीनान से, उन दोनों को ऐड करो तो दो कैल्शियम दिखेंगे, दो क्लोरीन दिखेंगे और दो OCl ट्वाइस, इस तरह से लिख दिया। और ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का आप सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, वो जो आप पढ़ते हो COCl2 वो कुछ भी नहीं, वो यही है। तो एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है। और दूसरी बात ये आती है कि ये जो लिखा गया अभी आपके सामने, इसको याद करिए आप रेडॉक्स रिएक्शन में।
आयनिक बॉन्ड है, ध्यान रखना ना, आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है। और इसमें जो क्लोरीन है -1 वाला होता है, ये +1 वाला होता है, यही आप पढ़ते हो। और यही ब्लीचिंग पाउडर, वही ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर ही ब्लीचिंग पाउडर है। अब आप सोचते रहो कि ये ब्लीचिंग पाउडर की वो ब्लीचिंग पाउडर की वो ब्लीचिंग पाउडर की ब्लीचिंग पाउडर, दोनों ही ब्लीचिंग पाउडर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों सेम ही होते हैं। एक है इंपेरिकल फॉर्मूला, एक है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, नोट कर लीजिए सर। चलिए बेटा, है ना। अब अगले कंपाउंड की तरफ मूव कर रहे हैं। तो जो अगला कंपाउंड है दैट इज CaCO3। CaCO3 का नाम क्या लिखा हुआ बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसी को बोलते हैं लाइमस्टोन, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? मार्बल। अब इसके प्रिपरेशन के ऊपर बात करें, ये दोनों रिएक्शन पहले पढ़ चुके हैं आप लोग। कहाँ है ये प्रिपरेशन? देख लें इधर, एक तो ये रहा, और एक इसको रिवर्स करके लिख दिया मैंने। तो जो एक की प्रिपरेशन है वो दूसरे की प्रॉपर्टी है, और इसी तरह से ये इसकी प्रॉपर्टी है तो उसकी क्या हो जाएगी? प्रिपरेशन हो जाएगी। इस तरह से बात चल रही है। तो आप देख सकते हैं एक की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी, या दूसरे की प्रॉपर्टी पहले की प्रिपरेशन, इस तरह से आप बना सकते हैं। ये दोनों रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, तो इसमें कुछ अलग से हमको डिस्कशन नहीं करना है। और फिर आप इसी को हीट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो CO बन जाएगा, वो सब आप पढ़ चुके। अब आते हैं अगले कंपाउंड पे, लास्ट कंपाउंड पे, जो कि पढ़ना आप, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर बात की जाए तो इसका फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप जानते हैं इसको, फॉर्मूला पढ़ रखा आपने, 4.12H2O। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं? हेमीहाइड्रेट। हेमीस्फीयर की तरह आधे को क्या बोलते हैं बेटा? हेमीहाइड्रेट बोला जाता है। ये जो फॉर्मूला लिखा गया है ये कॉमन फॉर्मूला है, लिखते जनरली ऐसे है, लेकिन ये फॉर्मूला एक्चुअल में गलत है। क्योंकि आप जानते हैं स्टोइकोमेट्री ये बोलती है कि कोई भी एलिमेंट में, मतलब कोई भी कंपाउंड या आप बना रहे हैं, तो कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल आधा नहीं हो सकता। तो ये हाफ H2O रिप्रेजेंटेशन गलत है, बट लिखता है ऐसे ही लिखा जाता है। तो इसका जो एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए। इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे ताकि होल नंबर में लाना हो। तो आपके पास कैल्शियम सल्फेट 2 से मल्टीप्लाई करा तो कैल्शियम सल्फेट कितने हो गए? 2। और ये जो हाफ H2O है ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1H2 आ जाएगा। ध्यान सुनना, ये 2 से ये पूरा 1H2 है, इसको 2 इसके साथ मत मान लेना। मतलब ये कुछ इस तरह का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा CSO4 twice dot 1H2 है ना। तो इसको मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, ये ऐसा लिखा हुआ। अब आगे बढ़ते हैं इसके प्रिपरेशन की तरफ। तो आपने जिप्सम नाम सुन रखा होगा, इसका प्रिपरेशन पढ़ रखा होगा सबने पहले भी। तो आइए प्रिपरेशन की बात करें, जिप्सम की बात करें, तो जिप्सम जो होता है वो होता है CSO4.2H2। इसको बोला जाता है जिप्सम। और ये जो जिप्सम है इसको जब आप 393 केल्विन के आसपास हीट करते हैं तो यहां से फॉर्मेशन होता है POP का, दैट इज CSO4.12H2O, और साथ में रिलीज होता है 3/2 वाटर मॉलिक्यूल, मतलब 1.5 दो उड़ गया, फिर हाफ वाटर मॉलिक्यूल बचा, जिसको आपने क्या बोल दिया? POP। लेकिन फिर से बोल रहा हूं, ये रिएक्शन जो है ये स्टोइकोमेट्रिकली ऐसी नहीं लिखी जानी चाहिए, गलत है। तो इसको हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपको करेक्ट रिएक्शन समझ में आ जाएगी कि 2CSO4.2H2O। अब आप देखो, इस बार मैंने होल के ब्रैकेट के साथ 2 लिखा है, पूरे का 2 टाइम्स।
और इसको आपने हीट करा 393 केल्विन पे, तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स CaSO4.1H2 प्लस यहां आ जाएगा 3H2। तो ये दोनों रिएक्शन एक ही है, मैं इनको कॉमन कर देता हूं ब्रैकेट के अंदर और करके लिख दिया है मैंने, दोनों एक ही मतलब है, दोनों का एक ही मतलब है, बस आपको एग्जाम में कौन सी रिएक्शन लिख दे आप उस हिसाब से समझ जाइएगा। दूसरी बात कर रहा हूं, यहां पर ध्यान सुनेगा, इसमें भी कुछ रटने वटने का नहीं है, आप पहले पढ़ चुके हैं ये बात, क्या ये मेटल सल्फेट है या नहीं है बेटा, है। और मेटल सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट हमने थर्मल डिकम्पोजिशन में 7th नंबर पे, लास्ट रेडॉक्स और नॉन रेडॉक्स वाला, ये वही है और कुछ भी नहीं है। किसी भी मेटल सल्फेट को जब आप हीट करेंगे तो जितने वाटर मॉलिक्यूल है, 4 है यहां, कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 4, जितने वाटर मॉलिक्यूल है उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल बचेगा, बाकी सारे वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाएंगे अप टू 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर एनसीईआरटी 393 लिखा, मतलब 120 डिग्री की बात कर रहा है, अपन वही मानेंगे कि अप टू 100 या अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस सारे वाटर उड़ जाएंगे, एक। लेकिन अगर आप इससे आगे हीट कर देंगे तो जो एनायनिक वाटर है वो भी उड़ जाएगा। तो अब इसको, अब इसमें हम लोग ये रिएक्शन लिख रहा हूं, मैं इसको नहीं लिख रहा हूं, ये जो CaSO4.12H2 है, इसको अगर आपने अबव 393 केल्विन हीट कर दिया तो जो बचा हुआ एनायनिक वाटर था वो भी उड़ जाएगा और आपको मिल जाएगा केवल CaSO4। ये जो CaSO4 मिला, इसको आगे अगर आप 750 डिग्री सेल्सियस के आसपास हीट कर देंगे तो ये नॉन रेडॉक्स डिकम्पोजिशन देगा, जिस स्टेट का मेटल है उसी स्टेट का ऑक्साइड मिलेगा, मतलब CaO और SO3 में टूटेगा। लेकिन हमें वहां तक नहीं पहुंचना, हमें सिर्फ यहीं तक बात करनी है अभी, और इसको बोला जाता है डेड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस। पहले तो ये रिएक्शन लिखिए फिर बात करते हैं। क्या लिखता है, क्या लिखता है कि गलत ऐसा, हाफ H2O, हाँ लिखता है ना, CaSO4.12H2 लिखता है इनसे। और एनसीईआरटी यहाँ 393 लिखता है, 10th क्लास में एनसीईआरटी इसको 373 लिखता है। एनसीईआरटी बहुत कुछ लिखता है, ठीक है। चले अब आगे बात करते हैं इसके ऊपर। ये जो आ रहा है, ये आ रहा है डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस, सुनिए मेरी बात है ना, इनमें फर्क क्या है एक्चुअल में, ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस और ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसमें फर्क क्या है। ये जो डेड बर्न प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, इसके पास हार्ड मास में सेट होने की कैपेसिटी नहीं होती, और इसके पास हार्ड मास में सेट होने की कैपेसिटी होती है, यही डिफरेंस है। आप लोगों ने ऐसा कभी सुना होगा, एक कच्चा प्लास्टर बोलते हैं, पक्का प्लास्टर बोलते हैं, ऊपर वाला पक्का प्लास्टर और नीचे वाला कच्चा प्लास्टर। आपने कई मूर्तियां ये पीओपी से बनी हुई मूर्तियां देखी होंगी, वो जो प्लास्टर होता है ना, पक्का वाला जो प्लास्टर होता है, उसको जब निकालना होता है तो कटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे ऐसे नहीं है कि चाकू लिया और काटने बैठ गए, चाकू से काट लेते हैं कुछ लोग, तो सुबह शाम हो जाती काटने में उसको, है ना, ऐसे नहीं कटता, वो बहुत हार्ड मास होता है। और जो कच्चा प्लास्टर होता है ना, वो आसानी से कट जाएगा। और या फिर वो जो स्टैचू वगैरह बने होते हैं, मूर्तियां वगैरह, आइडल्स वगैरह, वो इसके बनते हैं, डेड बनते हैं। वो यूं गिराया, और अगर पक्के प्लास्टर की बनी हुई होगी ना, कुछ नहीं होगा उसको। ये डिफरेंस होता है दोनों में। इसमें सेटिंग कैपेसिटी नहीं होती, हार्ड मास में सेट तो हो जाता है लेकिन जितनी उसकी होती है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। नाम से समझ में पड़ रहा है, मरा हुआ जला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब किसी काम का नहीं, मुर्दा हो चुका है तो क्या काम करेगा, ठीक है ना। तो उसी का यूज किया जाता है मेनली। और इसके यूजेस के बारे में लिख लीजिए, 2 पॉइंट है। एक लीजिएगा, पहला लिखेगा रिपेयरिंग ऑफ फ्रैक्चर्स, हड्डी वड्डी टूट जाए तो इस्तेमाल कर लें। और दूसरा मेकिंग ऑफ स्टैचूज या फॉल्स सीलिंग, नकली छतें वतें जो बनती है, मेकिंग ऑफ स्टैचूज या फिर फॉल्स सीलिंग, है ना। तो ऐसे बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। चलिए, व्हाइट वॉशिंग वगैरह में भी यूज हो जाता है, पीओपी वगैरह, है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस वगैरह, तो ये सब चीजें। अब देखो, ये सारी जो प्रिपरेशन थी, प्रॉपर्टी की खत्म होती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर आपका एस ब्लॉक जो है वो समाप्त होता है। अब एस ब्लॉक में, है ना, ये जो अभी अपन ने पढ़ा है, इसके बाद एनसीईआरटी आपको रीड करनी है,
अब एनसीईआरटी में आपको और क्या क्या मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, और उसको हमने कहाँ पढ़ा है वो भी बता देता हूँ। कुछ चीजें आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्लास में डिस्कस नहीं हुई, तो जैसे अगर मैं बात करूँ, एक टॉपिक मिलेगा आपको सीमेंट, अभी हमने पढ़ा भी नहीं है, वो हम पढ़ेंगे मेटलर्जी में। कहाँ पढ़ेंगे? मेटलर्जी, तो उसको अभी भूल जाइएगा, मेटलर्जी में बताया जाएगा वो आपको। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अगला जो पॉइंट या टॉपिक आपको मिलेगा वो मिलेगा एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ लिथियम एंड मैग्नीशियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। अब उसमें क्या क्या मिलेगा सब पढ़ चुके हैं अपन, दो तीन पॉइंट है वो मैं अलग से आपको लिखाता हूँ, क्या क्या मिलेगा उसमें वो मैं आपको यहाँ पर ऐसे ओरली बता देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा, जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, तो अपने तसल्ली रहेगी अपन ने पढ़ रखा है, तो तुम पढ़ते पढ़ते हो नहीं, तुमको पता नहीं रहता कहाँ क्या है। ठीक है, सुने पहली बात, जब हम एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम की बात कर रहे हैं तो लिथियम अपने ग्रुप से कुछ अलग प्रॉपर्टी दिखाता है, उसके रीजन सब आपको पहले लिखवा चुका हूँ पीरियोडिक टेबल में, है ना, स्मॉल साइज और एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल और हाई आई और ये सब होता है। अब क्या प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको उस पर बात कर लेते हैं, या क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है उस पर बात कर लेते हैं। याद, ये एलम फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता था, पढ़ चुके हैं अपन, और बाकी सारे मेंबर करते थे। लिथियम हाई फाई वालों में आता था या नहीं आता? तो लिथियम का बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेगा ग्रुप 2 की तरह। लिथियम का कार्बोनेट, सल्फेट, हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज होगा, जबकि बाकी ग्रुप के कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज नहीं होंगे, मेल्ट होंगे। लिथियम का जो क्लोराइड है सीबीआई है, कोवेलेंट है। अरे लिथियम का अलबेली सीबीआई कोवेलेंट है, कोवेलेंट है, जबकि सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के सीबीआई आयनिक होंगे। और लिथियम क्लोराइड जो कोवेलेंट होने के बाद हाइड्रेटेड फॉर्म में मिलता था, LiCl.2H2, 2 दिन पहले लिखा अपन उसको, LiCl कल ही लिखा, सुबह आते से ही लिखा था, शायद कल नहीं परसों जाते जाते लिखा था LiCl.2H2, बाकी सब हाइड्रेटेड फॉर्म में नहीं मिलेंगे। ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गई। इसके अलावा क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान सुनिएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम के नाइट्रेट डिकम्पोज होते थे, लेकिन दो तरह से होते थे, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। और लिथियम नॉर्मल मेटल नाइट्रेट, बोरिया और ऑक्सीजन वाली रिएक्शन देता था। तो ये सब आपने पढ़ा हुआ है और ये सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। आगे बात करते हैं, उसमें एक दो पॉइंट अलग है, वो मैं भी आपसे डिस्कस कर दूंगा क्वेश्चन के फॉर्म में। फिर लिथियम और मैग्नीशियम का डायगोनल रिलेशनशिप दिया हुआ है आपको, उसमें क्या क्या मिलेगा? तो अलबेली के सीबीआई कोवेलेंट होते थे, नहीं मानता, ध्यान रखिएगा। तो लेकिन जो लिथियम का क्लोराइड है वो .2H2O बना रहा, तो MgCl2.8H2O मैंने लिखा था आपको, कोवेलेंट हाइड्रेटेड क्लोराइड में .6H2O, और वो जो 5 वाली बात बताई थी उसमें .8H2O, तो वो हाइड्रेटेड बनता है MgCl2, ये भी हाइड्रेटेड बनता है। और लिथियम और मैग्नीशियम दोनों के बाइकार्बोनेट सॉलिड स्टेट में नहीं मिलेंगे। लिथियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाता है, और मैग्नीशियम भी नाइट्रोजन से रिएक्ट करके नाइट्राइट बनाता है। तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो इनकी सिमिलर होती है, वो आपको मिल जाएगा वहां पर। इसके अलावा आते हैं बेरिलियम पे। तो बेरिलियम जो है वो अपने ग्रुप से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा। क्या डिफरेंट प्रॉपर्टी दिखाएगा? कि बेरिलियम डायरेक्टली ना तो हाइड्रोजन से हाइड्राइड बना रहा था, बेरिलियम ना तो डायरेक्टली फ्लोरीन से फ्लोराइड बना रहा था, ना क्लोरीन से क्लोराइड बना रहा था, बाकी सब ग्रुप वाले बना रहे थे। इसी तरीके से अगर बात करें तो लिथियम जो है वो, सॉरी, बेरिलियम जो है उसके सारे हैलाइड्स कोवेलेंट, all halides of beryllium are covalent and rest all halides of group 2 are ionic according to NCERT। ये बताया था आपको, तो ये भी डिफरेंट, ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी आपको दे रखी है, तो पड़ी हुई प्रॉपर्टीज मिलेंगी आपको। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो डायगोनल रिलेशनशिप मिलेगा आपको बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। उसमें क्या क्या मिलेगा? उसमें आएगा अलबेली, अलबे, इनका सीबीआई दोनों के कोवेलेंट है, सीबीआई दोनों के कोवेलेंट है। इनके जो क्लोराइड बनेंगे दोनों के क्लोराइड हाइड्रेटेड मिलेंगे, दोनों के क्लोराइड हाइड्रेटेड मिलेंगे। और दूसरी बात, हम नॉर्मल क्लोराइड की बात करूं, इनके जो क्लोराइड बनेंगे वो आगे जाके जब पी ब्लॉक हम पढ़ेंगे तो ब्रिज बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों उसी के एग्जांपल आएंगे। फिर बेरिलियम ने अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर बनाई, एल्यूमिनियम भी यही काम करेगा। तो एल्यूमिनियम भी अपने ऊपर किसकी लेयर बनाएगा? ऑक्साइड की लेयर बनाएगा। पढ़ा नहीं है ये पॉइंट, आपको HNO3 जब पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड वहां पर देगा। एनसीईआरटी यहीं पे लिख देता है कि बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम आर रेंडर्ड पैसिव टुवर्ड्स कंसंट्रेटेड HNO3, मतलब ये HNO3 के साथ रिएक्ट नहीं करते, पर वो अभी नहीं पढ़ रहे, वो HNO3 में।
तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आपको बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बारे में भी पढ़ने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें एनसीईआरटी में रखी जिसमें से हमने पढ़ लिया है मैक्सिमम चीजें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए फिर बाकी बात करें। क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट does not form ethynyde, does not form ethynyde, ETHYNIDE. Which of the following element does not form ethynyde on reaction with ethyne, on reaction with ethyne? तो C2H2 की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ऑप्शंस लिखिएगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। करेक्ट आंसर इज लिथियम। क्यों नहीं करता? रिएक्टिविटी कम है। याद करिए, लिथियम ने हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के लिए भी 800 डिग्री का टेम्परेचर लिया था, जबकि बाकी 400 पे रिएक्ट कर रहे थे। तो लिथियम ये कारनामा नहीं करेगा। ये एनॉमलस लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी के अंदर, तो आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि अगर अचानक आ गया तो आंसर के आने के बाद पता चल जाएगा। अभी देखें इसमें क्या पॉइंट बोल रहा हूं, ध्यान सुनो। ये वाटर है, ये NH3 है, ये अल्कोहल है। क्या ये सारे के सारे प्रोटॉन डोनर है या नहीं है बेटा? है। ये सारे प्रोटिक सॉल्वेंट है बेटा। और इन्हीं की तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ रखी है, ये भी नहीं निकल सकता है। अगर कोई बहुत बढ़िया रिएक्टिव मेटल आ जाए तो इसके हाइड्रोजन को हटा के खुद बैठ जाएगा यहाँ पर। और ये काम सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम तो कर लेते हैं, लेकिन ये काम लिथियम नहीं कर पाता। तो यही बात कर रहे हैं कि लिथियम इथाइन से रिएक्ट करके इथाइनाइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगले पॉइंट पे आता हूं, ध्यान सुनिएगा। एक नोट बोल रहा हूं, लिखिएगा, एनसीईआरटी का ही लाइन है, एनसीईआरटी का ही लाइन है, लिखेंगे। LIF and CSI, LIF and CSI have low solubility, have low solubilities, have low solubilities, ठीक है। अब इसका रीजन क्या होता है? ये लाइन लिखी एनसीईआरटी में, जिसमें LIF को आप एरो करके लिखना। LIF का रीजन बता रहा हूं। LIF का जो रीजन होता है उसको एनसीईआरटी बोलता है हाई लैटिस एनर्जी। क्या बोलता है? हाई लैटिस एनर्जी। तो LIF के लिए एरो बना के लिख लेंगे हाई लैटिस एनर्जी, और CSI में बोलता है लो हाइड्रेशन एनर्जी। LIF में हाई लैटिस एनर्जी और CSI में लो हाइड्रेशन एनर्जी, लो हाइड्रेशन एनर्जी। अब देखो, इसको समझा दे रहा हूं आपको, क्योंकि एनसीईआरटी में तो बस इतनी सी बात लिखी गई, लेकिन वो किससे कंपेयर कर रहा है, कैसे कंपेयर कर रहा है, वो समझना जरूरी है ताकि दिमाग में क्लियर रहे। LIF, LICL, LIBR, LII, एनसीईआरटी बात कर रहा है LIF की, इनके कंपेरिजन में, और एनसीईआरटी बात कर रहा है CSI की, इनके कंपेरिजन में। बहुत ध्यान से सुने, बहुत ध्यान समझे। इसमें सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बनाना बेटा आपको। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर अगर आपको बनाना है तो सॉल्युबिलिटी याद करिए, मैंने बताया था दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो S ब्लॉक के सॉल्ट्स आएंगे तो लैटिस हाइड्रेशन, और P और D ब्लॉक के सॉल्ट्स आएंगे तो पोलराइजेशन। ठीक है, अब याद हो जाना चाहिए। अब नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, ठीक है, ये बात समझ लीजिएगा। अब इसमें आप लैटिस और हाइड्रेशन से सॉल्व करेंगे, क्योंकि भाई S ब्लॉक के सॉल्ट्स है। अब बात एक बात बताइएगा, यहाँ पर इसमें कॉमन आयन देखना होता था। कॉमन आयन छोटा या बड़ा 10 इलेक्ट्रॉन से सॉल्युबिलिटी में चेक किया जाता था, और थर्मल स्टेबिलिटी में मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। अभी इसमें कॉमन आयन छोटा है, 10 इलेक्ट्रॉन से कम है, लिथियम, और इसमें कॉमन आयन सीजियम है, बड़ा है, 10 से ज्यादा है। अगर कॉमन आयन छोटा है, डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, और कॉमन आयन बड़ा है तो डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी कम होती है। ये ऑर्डर बन के आता है। लेकिन इसको अब लैटिस और हाइड्रेशन से कैसे उसने कंपेयर करा, वो समझने की कोशिश करिएगा। सॉल्युबिलिटी is directly proportional to hydration energy and inversely proportional to, यही तो ऑर्डर बनता है। और याद करिए, एनर्जी कोई सी भी हो, ये बताया था। अच्छा, ये ऊपर वाले चारों हैं, इन सबका चार्ज तो बराबर है, और रेडियस उधर जाने पे बढ़ रहा है, तो रेडियस बढ़ रहा है तो एनर्जी कम हो रही है, एनर्जी उधर जाने पे एनर्जी कम हो रही है, तो इधर आने पे एनर्जी ज्यादा है। अब उधर जाने पे एनर्जी कम हो रही, तो हमको LIF के कंटेक्स्ट में बात करनी है, तो LIF की एनर्जी ज्यादा है। कौन कौन सी एनर्जी ज्यादा है? लैटिस भी ज्यादा है और हाइड्रेशन भी ज्यादा है, क्योंकि जो ऑर्डर लैटिस का आएगा वही ऑर्डर हाइड्रेशन का भी आएगा। और एनसीईआरटी बोल रहा है सॉल्युबिलिटी कम है। क्या बोल रहा है?
आप देखो ना, ऑर्डर देखो ना, सॉल्युबिलिटी इसकी कम है, तो कम सॉल्युबिलिटी है। अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा मान लिया तो मुझे हाइड्रेशन तो मैं इसमें ले ही नहीं सकता। क्या बात समझ में आ रही है? और या फिर याद करिए कि जब कॉमन आयन छोटा होता था तो लैटिस एनर्जी से सॉल्व करते थे, और जब कॉमन आयन बड़ा होता था तो क्या बात समझ में आ रही है आपको? लैटिस एनर्जी के रिस्पेक्ट में बात करिए, उसमें हमने हाइड्रेशन। कभी एग्जाम में आ जाए तो दिमाग में घुमा लेना, तरीका पूरा आपको बता दिया किस तरह से क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी, ठीक है ना? इसको बिल्कुल ध्यान रखें दिमाग में। अब इसके अलावा एक और बात लिखता है एनसीईआरटी ग्रुप 1 के बारे में, मेल्टिंग पॉइंट, कि जो फ्लोराइड है, जो क्लोराइड है, जो ब्रोमाइड है और जो आयोडाइड, इनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये देखा है। ध्यान से देखिए, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ये देखा है कि फ्लोराइड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, क्लोराइड्स का कम, ब्रोमाइड्स का कम और आयोडाइड्स का कम। इसको कैसे समझा जाए वो बात करते हैं। देखो इसमें ग्रुप 1 में लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर कैटायन जो आएगा वो ग्रुप 1 का आएगा, है ना? और एनायन अलग है तो कैटायन कॉमन आएगा। 1 का कैटायन लिया आपने, कोई भी ले लिया, जैसे मान लो लिथियम लिया या सोडियम लिया या पोटेशियम लिया या रुबिडियम लिया या सीजियम, तो मेल्टिंग पॉइंट याद करिए कंपाउंड्स वाला, कार्बोरेंडम, सिलिका, विलिका, विलिका जब बताया था उस टाइम पे केस बताया था कि 2 केस थे। अगर जो कॉमन आयन है वो ग्रुप 1 का कैटायन हुआ या हकन ऑफ हुआ तो लैटिस एनर्जी से सॉल्व होगा। ये ग्रुप 1 के कैटायन या कॉमन आयन ग्रुप 1 का हुआ तो आप लैटिस से सॉल्व करोगे, और लैटिस इसकी सबसे ज्यादा होगी, लैटिस इसकी सबसे ज्यादा होगी। और जिसकी उस समय पे लिखा था कि लैटिस एनर्जी सॉल्व करेंगे, और ये फैक्टर लिखा था मेल्टिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा। तो ये लिखता है एनसीईआरटी, रीजन पूछ ले कभी तो लिख देना कि ड्यू टू हाई लैटिस, ये सारी बातें लिखी हुई है एनसीईआरटी में, इसको बता दिया मैंने। और जो एनोमलस है या डायगोनल रिलेशनशिप है उसको रीड कर लेना एक बार आप लोग, एनसीईआरटी में गिवन है, बट वो सारे पॉइंट्स हम लोग पढ़ चुके हैं कहीं ना कहीं, उसको देख लेना। 2-3 पॉइंट मैंने बता दिए, जो क्लोरीन ब्रिज्ड वाला जो पार्ट है, और एक किसका स्टेटमेंट, बस ये बना लो ना, मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर ग्रुप 1 है ना, ग्रुप 1 हैलाइड्स मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर, तो लिखा हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। तो ये आप ऑर्डर समझ लीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर है, इससे सॉल्व हो रहा है, लैटिस एनर्जी सॉल्व हो रहा है। तो आप एनसीईआरटी का एक बार रीडिंग लगा लीजिएगा, बाकी अभी इसके बाद कल से पी ब्लॉक स्टार्ट करें, ठीक है ना?